जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम लोग का सेशन कर रहे हैं डेवऑप्स का, और मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं। मेरा नाम काशिफ भट्टी है और मैं सीनियर आर्किटेक्ट और इंस्ट्रक्टर हूँ आईटेक नेट्स के अंदर, और डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके लिए एज ए डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करता हूँ। तो जो कोर्स है ये बेसिकली ये हमने थोड़ा कस्टमाइज कोर्स डिज़ाइन किया है यहाँ पे, ताकि जो डेवऑप्स के हवाले से जो रियल सिनेरियोज बेस्ड टूल्स हैं जो इस वक्त यूज़ हो रहे हैं डेवऑप्स के एनवायरनमेंट में या क्लाउड एनवायरनमेंट्स के अंदर, तो उसको हमने बेसिकली एक कंबाइन करके एक कोर्स डिज़ाइन किया है। और इंशाल्लाह ये कोर्स कम्प्लीटली एक इम्प्लीमेंटेशन ट्रैक है, और जितने भी टूल्स हैं डेवऑप्स से रिलेटेड जो भी उसकी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हम यूज़ करते हैं उन सब का इंशाल्लाह हम लोग उसकी हैंड्स ऑन करेंगे, और उसको हम इंशाल्लाह डिप्लॉय भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और फाइनली आपको इंशाल्लाह एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डेवऑप्स के हवाले से, जो डेवऑप्स की इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है इस वक्त डिफरेंट मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर या डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर, तो उसमें आपको इंशाल्लाह होपफुली एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो सेशन है दैट इज उसके बेसिकली दो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक हम इंशाल्लाह इसकी जो हमारा डेवऑप्स का कोर्स है उसका थोड़ा सा इंट्रो ट्रैक हम करेंगे, व्हाट इज डेवऑप्स और व्हाई वी यूज डेवऑप्स, और उसकी इंपॉर्टेंस या उसका जो यूसेज है इस वक्त हमारी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स के अंदर वो क्या है, और इसके अलावा इसकी जो आउटलाइंस हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, और इसको आप इंट्रो मॉड्यूल भी कह सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल है इसका जो कि लिनक्स की फंडामेंटल्स के हवाले से जो वर्किंग नॉलेज ऑफ लिनक्स है जो कि डेवऑप्स के अंदर आपको चाहिए होता है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ओके। हमारा जो बेसिकली मॉड्यूल 1 ही है, इंट्रो टू डेवऑप्स। तो उसमें हम दो तीन जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। होपफुली एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमें डेवऑप्स का थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा, और मैं आखिर में आपको एक थोड़ा सा डेमो भी दे दूंगा कि बेसिकली हमारा मकसद क्या है। ओके। तो इसमें मैं बाद में आता हूँ आउटलाइंस की तरफ। ये हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, टोटल ऑफ 11 मॉड्यूल्स होंगे हमारे कोर्स के, जिसमें हम आज तो फर्स्ट मॉड्यूल करेंगे, उसके बाद सेकंड मॉड्यूल हमारा लिनक्स के ऊपर है, बिकॉज जितने भी डेवऑप्स टूल्स इस वक्त यूज़ हो रहे हैं या मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर, ज़्यादातर उसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो लिनक्स का आपको रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हम बेसिकली लिनक्स बैकग्राउंड को थोड़ा सा जो वर्किंग नॉलेज ऑफ लिनक्स है वो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, और प्रैक्टिकल लिनक्स बेसिकली जो आपको रिक्वायर्ड होती है डेवऑप्स के अंदर। मॉड्यूल 3 जो है हमारा सॉफ्टवेयर सोर्स कोड मैनेजमेंट, वर्जन कंट्रोल जिसे आप कहते हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं उसमें बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, बट हम जेट को यूज़ करेंगे, वाइडली यूज है ये और ओपन सोर्स है, और जेट हब दोनों को हम इंशाल्लाह देखेंगे। मॉड्यूल 4 कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, इसमें हमारे पास जो CI/CD पाइपलाइन के हवाले से, तो उसके लिए डॉकर एंड कुबरनेटिस हम यूज़ करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, ऑर्केस्ट्रेशन या ऑटोमेशन आप कह सकते हैं। ये डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन बोथ उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मॉड्यूल 4 होगा हमारा डॉकर एंड कुबरनेटिस के हवाले से। मॉड्यूल 5 हमारा होगा जेंकिंस और मेवन एंड सेलेनियम, ये बेसिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के हवाले से ये टूल होगा। जेंकिंस को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। बहुत सारे टूल्स हैं, हम सबको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे जब हम इस मॉड्यूल के अंदर आएंगे, क्योंकि जितने भी क्लाउड वेंडर्स हैं उनके भी टूल्स हैं, और इसके अलावा भी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। बैम्बू है, सर्कल CI है, जिट लैब है, तो काफ़ी सारे आपको टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हम उनको भी थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेंगे। 6th मॉड्यूल हमारा होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का। डेवऑप्स में जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है उसमें 3 टूल्स बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं, पपेट, शेफ और एंसिबल। तो इन तीनों को हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे अपनी डेवऑप्स एनवायरनमेंट के अंदर, और हम जो जो टूल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा मॉड्यूल वाइज, वो सब के सब आपस में हम इंटीग्रेट करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हमें चाहिए, नेगिस
नेगियस जो कि मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसको हम यूज़ करेंगे मॉनिटरिंग के लिए और हो जाएगी। उसके अलावा कंटिन्यूस कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट के लिए जिरा एंड स्लैक। जिरा वाइडली यूज्ड टूल है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स नहीं है, बट काफ़ी कंपनीज को यूज़ करती हैं, तो इसलिए इसका भी हम इसकी इंटीग्रेशन हमारे CI/CD पाइपलाइन के साथ स्लैक की भी इंटीग्रेशन हम करेंगे इंशाल्लाह, कि जो भी आप सॉफ्टवेयर या कोड बिल्ड करेंगे, उसकी जो भी स्टेजेस हैं, उनकी सक्सेस या फेलियर के अगेंस्ट जो भी मैसेजेस होंगे या जो भी अलार्म्स आपने ट्रिगर करने हैं, तो वो आप उसको तो जीरा के अंदर जो टिकट्स रेज होती है उनमें भी अपेंड कर सकते हैं मैसेजेस को। और स्लैक जो आपका कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन चैनल होता है, जस्ट लाइक अ चैट रूम, तो इसके अंदर भी आप चैट रूम्स के अंदर मैसेज थ्रो कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। और मॉड्यूल 10 जो होगा हमारा, जो डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स हैं इस वक्त मार्केट में, जिसमें AWS वाइडली यूज्ड है, उसके बाद गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है और हमारे पास एज्योर है। तो ये तीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो हम AWS का थोड़ा सा वॉक थ्रू लेंगे और जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसको भी हम इंशाल्लाह ड्यूरिंग दैट कोर्स हम GCP को और एज्योर को सबको एक उसका ओवरव्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें जब भी जहाँ भी इसका डिस्कशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन क्लाउड वेंडर्स को भी यूज करेंगे जी। GCP इज गुड फॉर क्यूबरनेटीज, बिल्कुल। क्यूबरनेटीज जो है जो डिप्लॉयमेंट बेसिकली जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट करते हैं, क्यूबरनेटीज का जो इंजन है वो इस वक्त AWS के अंदर भी है, वो GCP के अंदर जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है उधर भी है, और उसके अलावा एज्योर के अंदर भी है। क्यूबरनेटीज बिल्कुल इसको गूगल ने ही गूगल के इंटरनल उसमें ये यूज होता था, अर्ली 2006 से स्टार्ट उन्होंने अपने इंटरनल उसमें डेवलपमेंट में स्टार्ट किया था इसको, बट 2013-14 के बाद ये ओपन सोर्स कर दिया था और इसको अब क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन है वो इसको मैनेज करती है और वहीं उसकी ओनरशिप में ये है। तो गूगल ने ये हैंड ओवर कर दिया क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन को, तो वो थी बेसिकली इसको, तो इसको डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्यूबरनेटीज को। तो ये हमारा मेजर आउटलाइंस और डिटेल आउटलाइंस में आपको आखिर में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको, जिन लोगों को भी आइडिया नहीं होगा कि ये जो मैंने आउटलाइंस प्रिपेयर की हैं, व्हाट इज कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह डिटेल आउटलाइंस की तरफ भी आएंगे। अच्छा, डेवऑप्स बेसिकली है क्या? तो डेवऑप्स बेसिकली अगेन ये कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई टूल नहीं है, बेसिकली इट्स अ ओके, दैट्स ग्रेट। तो DevOps जो है, दैट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर और नॉट अ टूल, बेसिकली इट्स एन जस्ट लाइक एन एनवायरनमेंट, या इसको आप एक कल्चर भी कह सकते हैं। DevOps को इंट्रोड्यूस क्यों हुआ या इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? अगर हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की तरफ जाएं, जो कम्युनिकेशन मॉडल हमारा एग्जिस्ट करता है, करता था, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं। उसमें डेवलपर्स होते हैं, DBAs होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें सिस्टम एडमिन हो गए, नेटवर्क के लोग हैं, तो ये सारे मिलके बेसिकली इनकी कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है और प्रोडक्ट बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द कोड से लेकर डिप्लॉयमेंट तक जो है वो सारा इस डिफरेंट फेजेस में ये लोग काम करते हैं। बट ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में इनके दरमियान जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती थी, लैक ऑफ कोलैबोरेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी वजह से प्रोडक्ट की डिप्लॉयमेंट में काफ़ी डिलेज आया करते थे। तो ये एक बड़ी जेन्युइन इशू था। तो इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसे टूल्स प्रिपेयर किए गए, सॉफ्टवेयर टूल्स या आप कह लें ऐसे मैकेनिज्म प्रिपेयर किए गए कि जो कोलैबोरेशन इश्यूज हैं, कोलैबोरेटिव या कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएं थ्रू सम ऑटोमेशन, थ्रू सम मतलब उसमें जो जितने भी पैराडाइम्स हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट कर जाएं टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंडिविजुअल मैनुअली, जिसे कहते हैं मैनुअल इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर तो चीज़ ओके है, कुछ ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट्स चल रहे हों, वो देखेंगे एवरीथिंग इज गुड, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएं। तो जब डेवलपर सोर्स कोड लिखे तो वो सोर्स कोड लिखने के जैसे ही वो उसको अपनी रेपोजिटरी के अंदर ऐड करेगा, तो रेपोजिटरी के अंदर ऐड होने के बाद वो जैसे ही यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली जो भी चेंज कोड के अंदर डिटेक्ट होगी
तो वो उसको बिल्ड करना शुरू कर देगा, कंपाइल करेगा, सोर्स कोड को बिल्ड करेगा और पैकेज में कन्वर्ट करके उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय कहाँ करेगा? फॉर श्योर किसी फिजिकल मशीन पे या वर्चुअल मशीन पे, या जो आगे हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, जो कंटेनर्स हैं या पॉड्स हैं क्यूबरनेटीज के अंदर, कि उनके अंदर किस तरीके से आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स कोड की डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक का जितना भी प्रोसेस है, इसमें जितने भी टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब विदाउट इंटरवेनिंग एनी मैनुअल इंटरप्शन, वो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ से पास होकर चीज़ सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाए ऑन प्रोडक्शन सर्वर्स और ऑन स्टेज सर्वर्स। तो दैट इज, तो जो टूल्स होते हैं उनको हम बेसिकली कहते हैं कि दीज टूल्स आर डेवऑप्स अवेयर्ड टूल्स बेसिकली। तो एक्चुअली में ये इसको थोड़ा सा हम अगर डेफिनेशन इसकी देखें तो डेवऑप्स क्या है? इज अ मेथड दैट स्ट्रेसेस कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, integration and automation and measurement of cooperation between software developers and other IT professionals। तो अगेन जो भी इनके दरमियान जितने भी स्टेजेस, जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, उन सब के अंदर जो रियल जो से कहते हैं कि जो टूल्स हैं डेवऑप्स के, वो क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन का फैक्टर है, ऑटोमेशन का फैक्टर है। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन का, कोलैबोरेशन का, इसको इंश्योर करते हैं कि ये सक्सेसफुली हम अचीव कर लें विदाउट एनी issue, without any problem among different groups working in the same organization। तो yes, basically ये जो DevOps है, that is a very plus point for the developers, because developers के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था कि जब वो कोड डेवलप कर लेते थे तो उससे आगे जाके जब उनको डिप्लॉय करना होता था तो उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते थे। तो DevOps ने उनके ये इश्यूज रिजॉल्व कर दिए। तो whenever you make any changes in the code, it is automatically compiled, packaged and deployed to the server। तो this is called DevOps basically, कि सारे ऑपरेशंस ना सिर्फ ऑटोमेट होते हैं बल्कि आपस में इंटीग्रेट भी होते हैं। और इसलिए इसको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कि जैसे ही आप कोई चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली वो जो पैकेज है, वो सॉफ्टवेयर है, वो डिप्लॉय हो जाता है उस चेंज के बाद। तो ये एक प्लस पॉइंट है डेवऑप्स का बेसिकली। तो यस, इंशाल्लाह ये आगे चल के हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन CI एंड CD। ये थोड़ी सी डेफिनेशन थी डेवऑप्स की। तो इसके अंदर मोस्टली जो यूज होती हैं टर्म्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। तो ये आगे चल के मैं आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा, और इसके अंदर जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिक मकसद डेवऑप्स का ये है कि तमाम जो प्रोसेस हैं एक एप्लीकेशन को सोर्स कोड से लेकर डिप्लॉयमेंट तक वो सारे ऑटोमेट कर दिए जाएं और आपस में इंटीग्रेटेड हो, ताकि कोई इश्यूज, लैक ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अंदर है वो हमें यहाँ पे ना आए क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर। बिकॉज क्लाउड के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो उनकी प्लस पॉइंट ही होता है कि उनकी प्रोविजनिंग बड़ी फास्ट होती है, उनकी डिप्लॉयमेंट बड़ी फास्ट होती है। और वन ऑफ द रीज़न यही है कि क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स कह लें आप, जो मेथोडोलॉजीज जो यूज़ होती हैं वो डेवऑप्स की होती है, जिसकी वजह से प्रोविजनिंग ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। तो आगे चल के हम थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि डेवऑप्स बेसिकली क्यों इस वक्त वाइडली यूज हो रहा है मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर या क्लाउड एनवायरनमेंट्स के अंदर। अच्छा, इसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मैं दोनों पर्सपेक्टिव लूंगा यहाँ पे। एक पहले हम IT इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पर्सपेक्टिव लेंगे, फिर हम एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के हवाले से पर्सपेक्टिव लेंगे कि ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट मेथड क्या था और अब क्या मेथड है। तो अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि इस वक्त जितनी भी आपकी एंटरप्राइज लेवल पे जितनी बड़ी कंपनीज हैं या स्मॉल मीडियम कंपनीज हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लाउड। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़ आ रही होती हैं कि बहुत सारी कंपनी स्विच कर रही हैं अपने ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर से तमाम एप्लीकेशंस को स्विच कर रही हैं टुवर्ड्स क्लाउड वेंडर्स की तरफ। तो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, तो ये उसमें से कुछ रीजंस हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बट मोस्टली जो 4 फैक्टर्स हैं, विच इज़ क्या होता है कि अगर आपने बिजनेस कंटिन्यूटी को अगर फोकस करना है तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन
की 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके बिजनेस की 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हायर एफिशिएंसी हो, लोअर कॉस्ट हो, रिलायबिलिटी फैक्टर हो डाटा का, और बेटर यूजर एक्सपीरियंस हो, तभी जाके आपका बिजनेस एक्सेल करेगा। तो उसके लिए अब आपको जो भी प्रोडक्ट सूट करेगी, यू विल गो फॉर इट। तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो डिप्लॉयमेंट की अगर हम सबसे पहले बात करें, एक टर्म यूज होती है प्रोविजनिंग या डिप्लॉयमेंट। प्रोविजनिंग का मतलब होता है जब आप एप्लीकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये सारे फेज को मिला के दिस इज कॉल्ड प्रोविजनिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो उसमें ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में मंथ्स लग जाते थे, बिकॉज सबसे पहले आपको डिज़ाइन तैयार करना है एप्लीकेशन का, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हार्डवेयर क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, उसकी आप R&D करते थे। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप फिर हार्डवेयर परचेज करते हैं, फिर उसको इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया, एंड देन यू विल डिप्लॉय एन एप्लीकेशन। तो इस सारे प्रोसेस को मंथ्स लग जाते हैं ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अंदर। जबकि क्लाउड के अंदर अगर आप कोई मेजर एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो हार्डली यू नीड 1-2 वीक्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता, बिकॉज क्लाउड वेंडर्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी जो अप्लाइंसेस की फॉर्म में जो एप्लीकेशंस हैं या जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, आपको सिर्फ कस्टमाइज करनी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू योर रिक्वायरमेंट। तो कस्टमाइजेशन में जो टाइम लगेगा, दैट्स इट, और उसके बाद आप एप्लीकेशन को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर सकते हैं। अब जब हम एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब उसमें एक सर्वर की प्रोविजनिंग होती है जिसके ऊपर एप्लीकेशन में चलना होता है, फिर फायरवॉल जो सिक्योरिटी का पैरामीटर होता है, फिर उसके अलावा नेटवर्किंग उसका पैरामीटर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर या ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको मैन पावर चाहिए, आपको हाईली स्किल्ड रिसोर्स चाहिए इन तमाम कामों के लिए, जो कि क्लाउड के अंदर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक 1 क्लिक बटन से ये सारी पॉलिसीज जो सिक्योरिटी की हैं, नेटवर्क की पॉलिसीज हैं, इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपके पास फुल राइट्स होते हैं। तो इसलिए क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं ड्यू टू ईजीनेस, ड्यू टू सिंप्लिसिटी, और बहुत सारे फीचर्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसी वजह से डिप्लॉयमेंट ज़्यादा फास्ट भी हो गई है और ज़्यादा आसान भी हो गई है, जबकि ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा हमें टाइम लगता है। इसके अलावा जो रिकवरी टाइम, अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर गई है तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में आपको उसको रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर आपका एक वेब सर्वर चल रहा है, उसके अगेंस्ट डीबी सर्वर चल रहा है, तो वो अगर क्रैश हो गया तो आपको उसके जो डंप्स होते हैं, डीबी डंप्स होते हैं या एप्लीकेशन के जो डंप्स होते हैं, आप उनको रीस्टोर करते हैं टू सम अदर हार्डवेयर, और उसके बाद फिर उसको अप करते हैं, और फिर कंसिस्टेंसी चेक्स होते हैं कि डाटा जो है वो लॉस तो नहीं हुआ। तो इस सारे प्रोसेस में यू विल गेट 2 to 4 आवर्स, ठीक है। जबकि क्लाउड के अंदर आपको रिकवरी फ्रॉम फेलियर का जो टाइम है वो विद इन मिनट्स और बाजुकात जीरो डाउन टाइम भी होता है। क्योंकि आजकल जितनी, अगर आप थोड़ा सा अगर देखें तो जितने वेंडर्स हैं वो आपको क्लाउड के ऊपर, अगर आप उनका इंस्टेंस रन कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, तो वो आपको इवन जीरो डाउन टाइम की गारंटी भी देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी अभी ओरेकल ने भी लॉन्च कर दिया अपना ओरेकल जीरो डाउन टाइम माइग्रेशन यूटिलिटी उनकी है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट आपको मिलेंगी जो क्लाउड के ऊपर आपको ये सपोर्ट देती हैं। तो उसमें रिकवरी फ्रॉम फेलियर जो है वो विद इन मिनट्स होता है इंस्टेड ऑफ आवर्स। तो एक बिजनेस को एक्सेल करने के लिए और क्या चाहिए कि अगर एप्लीकेशन क्रैश भी करती है तो वो इमीडिएटली दोबारा अप हो जाए, अप एंड रनिंग स्टेट में आ जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये इंशाल्लाह जब हम ये सारे मॉड्यूल्स को डिप्लॉय करेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ इजी इट इज़ टू रिकवर एन एप्लीकेशन और हाउ इट इज़ टू डिप्लॉय एन एप्लीकेशन। उसके बाद अगर कॉस्ट की तरफ आएँ तो अगेन कॉस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल जो ऑन प्रेमिसेस फैसिलिटीज़ होती हैं, जिस तरह सर्वर रूम्स हो गए, डेटा सेंटर्स जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेमिसेस के अंदर चल रहे होते हैं, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। उसको मेंटेन करना, उसकी रिपेयर, उसकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कूलिंग, पावर और हार्डवेयर, तो उस सब के लिए एक तो उनकी कैपिटल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, प्लस मैन पावर भी चाहिए। तो इट्स टू मच कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ती है। और जो हार्डवेयर की जो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, आप में से अगर कुछ लोग और इस काम कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिनकी ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स हैं या हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, तो दे बेटर नो कि उसकी यूटिलाइजेशन है वो लेस देन 30-20% या 40%, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो उसकी रीज़न कि आप रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं
और यूज भी नहीं कर रहे और कॉस्ट भी पे कर रहे हैं। तो क्लाउड के अंदर जो मॉडल होता है कॉस्ट मॉडल, उसका वो पे एज यू गो मॉडल होता है कि आप जितना भी रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे आपको उतनी ही कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इसलिए ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, क्लाउड को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज डेवऑप्स का भी पे एज यू गो प्राइसिंग। तो डेवऑप्स का बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो डेवऑप्स यूज़ हो रही है वो क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ हो रही है और वहाँ पे ही सूट करती है। तो इसलिए क्लाउड को भी थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इस वक्त वाइडली क्यों यूज़ हो रहा है। क्योंकि क्लाउड 3 किस्म की इसकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं क्लाउड की। एक होता है आपका पब्लिक क्लाउड्स, जिस तरह अमेजोन है, जिस तरह गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आपका एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये सारे पब्लिक क्लाउड्स हैं। इसी तरह एक प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं जो कि ऑन प्रेमिसेस या ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस के अंदर डिप्लॉयड होते हैं। इनको हम प्राइवेट क्लाउड्स कहते हैं। इनके अंदर मोस्टली लोग जो है वो ओपन स्टैक यूज कर रहे होते हैं या VMware को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं। जितनी भी आपकी 14,000 कंपनीज हैं वो 80 to 90% VMware यूज कर रही हैं। तो इसलिए ये प्राइवेट क्लाउड्स के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है। बट अगेन एक टाइप होती है हाइब्रिड क्लाउड्स। हाइब्रिड क्लाउड्स कौन से होते हैं? जो मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट होते हैं। तो काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं नहीं, AWS के अंदर पब्लिक क्लाउड होता है। आप ये कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाऊंगा भी सही, कि जिस तरह मैं बात कर रहा था कि प्राइवेट क्लाउड के अंदर हम VMware का सूट या ओपन स्टैक का सूट यूज कर रहे होते हैं। तो अगर सही बात है, जब हाइब्रिड क्लाउड की तरफ आप जाएंगे तो आपको पब्लिक क्लाउड के अंदर भी, अगर लेट्स सपोज प्राइवेट में आप VMware यूज कर रहे हैं तो पब्लिक क्लाउड पे भी आपको VMware का इंजन चाहिए, VMware के जो टेक्नोलॉजी है वो चाहिए आपको। तो उसके लिए अगर आप AWS किसी ने देखा हो या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म देखा हो या एज्योर देखा हो, तो सब के अंदर VMware का इंजन चल रहा है। VMware का एक जो इंजन है वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आप उसको यूज करके VMware एक VMware क्लाउड ऑन AWS के नाम से उधर भी है और बाकी उसमें भी है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि आप अपनी एप्लीकेशंस को स्विच कर सकते हैं बिटवीन प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। तो माइग्रेशन कर सकते हैं, लाइव माइग्रेशन कर सकते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जिसकी वजह से क्लाउड की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस वक्त वाइडली उसका जो यूसेज है, उसकी मेन रीज़न ये है कि रिकवरी टाइम बहुत फास्ट है। बिजनेस कंटिन्यूटी के जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव हो जाते हैं और आपको जो ट्रेडिशनल IT इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ते। और आपको मैन पावर भी इतनी नहीं चाहिए बिकॉज क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयमेंट होगी, काफ़ी सारे टास्क जो हैं वो क्लाउड वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं फेस होती। अगर हम बात करें तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जो जो AWS की S3 स्टोरेज है, जो कि एक चीप स्टोरेज जैसे कहते हैं, तो वो उसकी जो AWS उसकी जो गारंटी करता है उसकी डाटा की रिलायबिलिटी की, वो ऑलमोस्ट 10 मिलियन ईयर्स की गारंटी हो देता है कि जी आपका जो डाटा है AWS के अंदर, अगर आप S3 उनकी सबसे चीप स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा और बहुत सारी रिलायबल स्टोरेज उनकी ऑप्शंस हैं, बट S3 इज वन ऑफ द चीपेस्ट, और उसकी वो जो गारंटी दे रहे हैं वो आई थिंक 1 मिलियन ईयर्स या 10 मिलियन ईयर्स, जी 1 मिलियन ईयर्स, 10 लाख साल। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा रिलायबल है उनको, और वो गारंटी करते हैं, उनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये मेंशन्ड है। तो वो गारंटी करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका डाटा कंसिस्टेंट है और कहीं नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि क्लाउड की टेक्नोलॉजीज को प्रेफर करती हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर।